हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और आप सभी का डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज में स्वागत है। आज 29 जुलाई 2025 है और 29 जुलाई 2025 को जो भी यूपीएससी के करंट अफेयर्स में से एमसीक्यूज बन रहे हैं और यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी चर्चा करेंगे। इस डिस्कशन में हम स्टैटिक पार्ट को भी लिंक करेंगे। सपोज आर्टिकल 15 अगर करंट अफेयर्स में है, वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट स्टैटिक पार्ट ऑफ आर्टिकल 15। तो इसी तरह से हर एक लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चंस रहेंगे, पॉलिटी। तो जो भी डेवलपमेंट होती है उसको हम स्टैटिक से जोड़ के यहाँ पर चर्चा करेंगे। जो एमसीक्यूज़ हैं द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर वेबसाइट से क्वेश्चंस लिए गए हैं, उस कंटेंट से क्वेश्चंस बनाए गए हैं बेसिकली। तो आइए चर्चा करते हैं पहले टॉपिक की, पैठनी साड़ीज़। अब पैठनी जो साड़ी है ये क्यों चर्चा में रही, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है। अभी हाल में क्या हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम में, जब रेडियो प्रोग्राम उनका होता है, उसमें उन्होंने जो पैठनी साड़ी होती है उसकी कारीगरी की चर्चा की, कितनी बेहतर तरीके से वो बनाई जाती है, इसलिए ये चीज़ न्यूज़ में आ गई। अगर स्टैटिक पार्ट अगर आप देखें पैठनी साड़ी के बारे में, इसे महाराष्ट्र में महावस्त्र बोला जाता है, इसे महाराष्ट्र में महावस्त्र इसे बोला जाता है। ये जो साड़ी है सिल्क यानी रेशम और सोने की जरी से बनती है, ठीक है। तो उसके अगर हम बात करें, जो सोने की जरी से बनी जो जीवंत रंग होते हैं, बेसिकली जो लिविंग कलर अगर आप उससे बोलें, सिल्क और सोने की जरी से जो बनते हैं उससे बनाया जाता है इसे, ठीक है। अब क्योंकि इसको पैठनी इसलिए बोला जाता है कि ये लोकेशन इसकी है पैठन। पैठन पैठन जो वर्ड है आपने एंशियंट हिस्ट्री में भी सुना होगा, जो गोदावरी नदी के किनारे है, गोदावरी रिवर के किनारे है। गोदावरी रिवर जो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, 1400 किलोमीटर उसकी लेंथ है, तो उसके पास पैठन नाम गांव है, वहाँ से इसे रिलेट किया जाता है। अब एमसीक्यूज क्या बन रहे हैं, पैठनी साड़ी, आइए देखते हैं। पैठनी साड़ीज आर रिकॉग्नाइज एज द महावस्त्र ऑफ महाराष्ट्र, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे चर्चा की है। दूसरा, दीज साड़ीज आज मेड ऑफ प्योर कॉटन एंड सिल्वर जरीज, तो इन साड़ी को प्योर कॉटन और सिल्वर जरी से बनाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो यहाँ पर है, जो प्योर कॉटन और सिल्वर जरी, तो सिल्वर जरी नहीं है, बेसिकली कौन सी जरी है यहाँ पे, गोल्ड जरीज। तो गोल्ड जरी से इसे बनाया जाता है। तो ये जो कीवर्ड है ना, यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर रहा है और यहाँ पे इसने क्या किया, आपको डाउट में लाया और यहाँ से आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। थर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो बात कर रहा है किसकी, द बर्थ ऑफ प्लेस ऑफ पैठनी साड़ीज इज पैठन ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर। तो ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे चर्चा की, गोदावरी रिवर के तट पर है ये बैंक, ठीक है। चौथा, पैठनी साड़ीज रिसीव द जीआई टैग इन 2010, 2010 में इसे जीआई टैग मिला। अब यह भी बात यहाँ पे सही है, जीआई टैग मिलने से कोई भी हमारे जो खासियत है उसको कॉपी नहीं कर सकता, उस कॉपी कर भी लिया तो उसे सेल नहीं कर सकता। तो ये जीआई टैग की खासियत यहाँ पे होती है और 2010 में से जीआई टैग मिला है। तो दूसरा ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ पर, तो सी और डी ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाते हैं और जीआई टैग की बात भी यहाँ पे सही। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर विल बी बी 1, 3 एंड 4। तो इसका सही आंसर हुआ। आइए अगर हम बात करेंगे आगे अगले एमसीक्यूज में, दूसरा एमसीक्यू यहाँ पे किस बारे में बात करते हैं, गावरी फेस्टिवल्स के बारे में। गावरी फेस्टिवल्स के बारे में क्या स्टेटमेंट है, अगर हम बात करें तो हर साल मेवाड़ का जो भील समुदाय है, अब यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भील कम्युनिटी है ना, ये कहाँ की है, ज़्यादातर राजस्थान में पाई जाती है। हालांकि भील और गोंड भारत की मेजर कम्युनिटी में से एक आती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो इनका 40 दिन का एक फेस्ट होता है, उसको वो कहते हैं गावरी फेस्ट, ठीक है। अगर हम गावरी फेस्ट के बारे में थोड़ा स्टैटिक चीज़ देखें तो राजस्थान की जो भील ट्राइब है वो 40 दिनों का ये फेस्ट मनाती है, जिसमें डांस, नाटक, ये सारे वेरियस आर्ट फॉर्म्स को प्ले किया जाता है। और इसमें जो संघर्ष है, डायटी मतलब देवी और दानव, राक्षस और देवता के संघर्ष की कहानी इसमें बताई जाती है। और अगर हम बात करें इसको कब से स्टार्ट किया गया, तो 3rd या 4th सेंचुरी से इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। और ये उस टाइम पे गुजरात के राजा हुआ करते थे जय सिंह, सिद्धराज जय सिंह गुजरात के मेजर किंग थे, तो उनके टाइम से ये प्रचलित है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। गौरी की जो मूल कथा है, जिसे यहाँ पे फेस्टिवल बोला जा रहा है, यहाँ पे भगवान शिव और दानव भस्मासुर की है, ठीक है। तो कलाकार इसे गाँव में मंचन करते हैं, बहुत सारे पार्टिसिपेट इसमें करते हैं, पुरुष ही सभी भूमिकाएं निभाते हैं। ये इसमें एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़, तो मेल जो है इसमें सारे रोल्स यहाँ पे मेल ही यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अब आइए बात करते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे बन रहे हैं। गौरीज 40 days ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द भील कम्युनिटी, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, मेवाड़।
दूसरा, द फेस्टिवल इज मार्क्ड बाय द एक्सक्लूसिव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। अब ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, मैंने आपको बताया कि मेल के द्वारा इसे परफॉर्म किया जाता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। अगर आप बी ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ पर ए और सी एलिमिनेट हो जाता है, बचते हैं कौन, बी और डी। सो नाउ वी विल लुक ऑप्शन नंबर 4, गौरी ओरिजिनेटेड इन असम, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। ये मेवाड़ राजस्थान की बात हो रही है यहाँ पे, तो असम ये जो लोकेशन है यहाँ पे गलत हो जाएगी, असम यहाँ पे गलत हो जाएगा। और चौथा स्टेटमेंट एलिमिनेट कर देते हैं, तो आपका सही आंसर आता है 1 and 3 ओनली, तो करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो काफ़ी चर्चा में है, बृहदेश्वर टेम्पल। बृहदेश्वर टेम्पल की बात करें जिसे चोल डायनेस्टी के दौरान बनाया गया था, चोल राजवंश ने बनवाया था। ठीक है, और इसे राजराजेश्वर टेम्पल भी बोला जाता है, भगवान शिव के प्रति ये समर्पित है। और राजराज का नाम आप जानते होंगे, राजेंद्र चोला, राजराज चोला के बारे में आपने स्टोरी पढ़ी होगी। तो उन्होंने 1010 मतलब अर्थात 1010 ईस्वी के आसपास इसे बनाया था, और इसको यूनेस्को द्वारा भी रिकॉग्नाइज किया गया है, दैट इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज बाय यूनेस्को। ठीक है, अब इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो लगभग 60 मीटर की इसकी लंबाई है, जो काफ़ी विशाल एक वास्तुकला जो है, आर्किटेक्ट है, उसको दर्शाता है। अगर हम बात करें इसके ऑप्शंस की, द टेम्पल इज लोकेटेड इन तंजावुर तमिलनाडु, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है, द टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द चोल किंग राजराज चोल प्रथम। ठीक है, और चौथा, द टेम्पल वाज बिल्ट इन 18th सेंचुरी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसे कब बनाया गया था, 1010 सेंचुरी में इसे बनाया गया था, जब 10वीं सेंचुरी बेसिकली 10th सेंचुरी में बनाया गया था। यहाँ पे 18th सेंचुरी की बात कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी सारी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। राजराज चोल ने ही इसे बनाया है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, और थंजावुर में ये लोकेटेड है। तो अभी हाल में काफ़ी चर्चा में था, जिससे हमने यहाँ पर इसको देखा। क्वेश्चन नंबर 4 बात करेंगे माजुली आइलैंड के बारे में। माजुली आइलैंड अभी चर्चा में रहा। माजुली आइलैंड के बारे में अगर आप देखो तो ये ब्रह्मपुत्र में एकमात्र रिवर आइलैंड जो बहुत बड़ा है। ब्रह्मपुत्र जो माजुली आइलैंड है, एक गांव में जो स्थानीय लोग हैं, लोकल लोग हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का कटाव हो रहा है, इससे यह समस्या देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात करें इसकी लोकेशन असम में है, अगर आपने भारत का मैप देखा होगा तो यहाँ पे असम की लोकेशन है, और ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से चाइना से आती है और फिर ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है, असम में जाती है। तो यहाँ माजुली आइलैंड आपको देखने को मिलेगा। विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है, वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड, जो रिवर द्वीप में है, बेसिकली रिवर में है ना। ठीक है, ये बात हो गई। तो आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। माजुली इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड लोकेटेड इन असम, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। दूसरा स्टेटमेंट है, द आइलैंड ट्रेडिशंस इंक्लूड सत्रा एंड मास्क मेकिंग। तो सत्रा और मास्क मेकिंग यहाँ पे ट्रेडिशन को यूज किया जाता है, यहाँ पे यूज में रहती है, परंपरा रहती है यहाँ पे शस्त्र और मुखौटा की। ठीक है, यह भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तीसरा, द आइलैंड इज फॉर्म्ड बाय द ब्रह्मपुत्र एंड खेरकुतिया ज्योति रिवर। खेरकुतिया सूती रिवर द्वारा और ब्रह्मपुत्र रिवर द्वारा इसे फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है। तो यह भी स्टेटमेंट सही। तो पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट तीनों यहाँ पे करेक्ट है। चौथा, ओनली नॉन ट्राइबल असमीज लीव ऑन माजुली। अब यहाँ पे ओनली स्टेटमेंट आ रहा है तो काफ़ी कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सिर्फ असमीज ही नहीं बल्कि और भी जो ट्राइब्स हैं यहाँ पे रहती हैं। ठीक है, तो चौथा स्टेटमेंट अगर आप इसको इनकरेक्ट करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है C 1, 2 and 3। अगर हम बात करें यहाँ पे वेरियस टाइप एग्रीकल्चर फॉर्म्स भी होते हैं, जैसे चावल, कोमल व सौला, बाऊ धान की खेती होती है। और जो ट्राइब्स अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ ट्राइब हैं, जैसे मिशिंग ट्राइब है, यहाँ पे देवरी ट्राइब है, यहाँ पे सोनवाल, ये कछारी ट्राइब यहाँ पे होती है। और यहाँ पे 16th सेंचुरी की बात है। 16th सेंचुरी में जो संत शंकर देव थे, शंकर देव, इन्होंने यहाँ पे सत्रिया जो आर्ट फॉर्म उसको यहाँ पे शुरुआत उन्होंने की थी। शंकर देव व माधव देव का योगदान इसमें माना जाता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शंकर देव का संबंध कहाँ से है, कहाँ से रिलेटेड है, तो ये माजुली आइलैंड है, वहाँ से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये 16th सेंचुरी की है, यहाँ पे बात हो रही है। तो हमने यहाँ पर देखे, इसका करेक्ट आंसर हो गया 1, 2, 3। और जहाँ पे केवल जो नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती है ऐसी बात यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए चौथा ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। 5th क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे, विद द रेफरेंस ऑफ गोल्डन जैकाल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गोल्डन जैकाल के संबंध में विचार करना है। पहला, गोल्डन जैकाल इज ओमनीवोरस, ये ओमनीवोरस होता है। अब ये चर्चा में क्यों आया? हाल में क्या हुआ, एक स्टडी हुई, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हुई केरल में, 20 to 30,000 जिसमें जैकाल थे, तो उन पर एक स्टडी हुई, इस वजह से ये चर्चा में आ गया है। अब अगर हम बात करें जो गोल्डन जैकाल जिसे सियार बोला जाता है, एक मध्यम आकार का भेड़िया होता है, मिडिल साइज का भेड़िया होता है, वुल्फ जैसा। और अगर हम बात करें कि
ऑप्शंस की तो गोल्डन जैकाल इज ओमनीवोरस, ये सर्वाहारी होता है, सब कुछ खाता है, मांस भी खाता है और शाकाहारी भी है रहता है। दे आर फाउंड इन साउथ एशिया, नॉर्थ एंड ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्टर्न यूरोप। तीसरा स्टेटमेंट, दे आर लिस्टेड लीस्ट कंसर्न बाय आईयूसीएन। आईयूसीएन जिसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में है, एक लिस्ट तैयार करता है जिसमें 9 कैटेगरी में जानवरों को रखता है। लिस्ट कंसर्न है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल है, नियर थ्रेटन है, एक्सटिंक्ट फ्रॉम वाइल्ड लाइफ है। तो ऐसी कैटेगरीज ये तैयार करता है और कितना ज़्यादा उनकी उनकी जो कम्युनिटी है उसका नुकसान हुआ है उसको मेज़र करता है, जिससे उसमें रिफॉर्म्स लाया जा सके। आज टाइगर डे है तो आईयूसीएन में टाइगर को इंडेंजर्ड में रखा गया, बाद में टाइगर प्रोटेक्शन में लगातार काम हुआ और आज हमारी टाइगर जो एक विरासत एनिमल की तरह देखा जाता है। हालांकि एलिफेंट है, लेकिन अगर आप देखेंगे बड़ा काम इसके टाइगर प्रोजेक्ट के क्षेत्र में हो रहा है। तो इसी तरह से अगर आप देखें आईयूसीएन कैटेगराइज करता है। फोर्थ स्टेटमेंट, इन इंडिया दे आर प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो शेड्यूल इंडिया में एक एक्ट बनाया गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इंदिरा गांधी के टाइम पे, जहाँ पे 4 कैटेगरी रखी गई थी उस टाइम पे, बाद में अमेंडमेंट भी हुए। और यहाँ पर जो हाईली अगर हम बात करें जिनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है उनको शेड्यूल 1 में रखा जाता है। तो अगर आपको इतना स्टेटमेंट आपको पता होगा तो चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अगर आपको ये बस पता हो। और चौथा अगर ऑप्शन आपको पता है तो आपको ये हो जाएगा CN4 में ऑप्शन है इसके। अगर हम बात करें बी की तो जनरली अगर हम बात करें जो जीव लिस्ट कंसर्न रहते हैं तो आसपास के क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे मुझे करेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो मैं अगर 2 और 4 यहाँ पे पकड़ता हूँ तो सी ऑप्शन हमें मिल जाता है और बेसिकली सभी ऑप्शन इसके यहाँ पे करेक्ट हैं, चारों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं। ठीक है, अगर नदियों में, नहरों में, झीलों के किनारे भी हालांकि देखने को मिलते हैं। ठीक है, भारत की हिमालय की जो तलहटी है, अगर हम बात करें इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो हिमालय की जो तलहटी वहाँ से लेकर आप देखेंगे केरला के फॉरेस्ट तक में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो लगभग हर एक एरिया में आपको भारत में ये देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे फिडे वुमेन चेस चैंपियन के संबंध में क्वेश्चन आया है। अभी यूपीएससी में 2023 और 24 में जो एग्जाम आया है यूपीएससी का, उसमें उसने स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन पूछे, इसलिए हम स्पोर्ट्स के भी डेवलपमेंट देखते रहेंगे। यहाँ पे बात हो रही है कंसर्निंग दिव्या देशमुख, दिव्या देशमुख अचीवमेंट्स इन FIDE वुमेन वर्ल्ड चेस चैंपियन 2025। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। FIDE महिला जो चैंपियनशिप है उसके संबंध में आपको बताना है। दिव्या देशमुख बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द FIDE वुमेन वर्ल्ड चेस टाइटल ऑफ कोनेरू हम्पी। तो इन्होंने कोनेरू हम्पी के हैं जिन्होंने क्या किया, वर्ल्ड चेस जो चैंपियनशिप टाइटल जीता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा, सी डिफीटेड कोनेरू हम्पी इन थ्रिलिंग फाइनल। उन्होंने कोनेरू हम्पी को हराया फाइनल में। ठीक है। तीसरा, एज ऑफ नाउ इंडिया हैज़ ओवर 85 ग्रैंड मास्टर। तो इंडिया के पास 85 ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं। चौथा, FIDE हेडक्वार्टर लोकेटेड लुसियाना स्विट्जरलैंड। 4 स्टेटमेंट यहाँ पे है। तो दिव्या देशमुख जिनकी उम्र 19 वर्ष है, उन्होंने अभी FIDE जो चेस चैंपियनशिप हुई उसमें उन्होंने हरा के यह खिताब अपने नाम किया है। और यहाँ पे बात एकदम सही है कि भारत में अभी 85 ग्रैंड मास्टर हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर FIDE या कि हेडक्वार्टर इसका लुसाने में है, इसको बेसिकली इस्टेब्लिश किया गया था 1924 में। ठीक है। आगे हम अगर बात करेंगे यहाँ पर तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4 सभी ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। ये एक तरह का इन्फॉर्मेटिव MCQ होता है जिसके थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन करंट अफेयर्स की मिल जाए, जिससे आप किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर सकें। अगले MCQ की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे विद द रेफरेंस ऑफ ऑपरेशन महादेव एंड सिंदूर। आपको पता है कि पहलगाम में जब हमला हुआ और लगभग 22 के आसपास तीर्थयात्री मारे गए, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई हुई। और अभी एक रिसेंटली ऑपरेशन हुआ जिसे ऑपरेशन महादेव बोला जाता है। और ऐसा माना जा रहा है कि 3 आतंकियों को ढेर किया गया, जिसमें से एक आतंकी वह भी था जो पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड था। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑपरेशन महादेव इन जुलाई 2025 led to neutralize the 3 terrorists associated with the Pahalgam attack. That is absolutely right. सेकंड स्टेटमेंट है ऑपरेशन सिंदूर फॉलोइंग द पहलगाम अटैक इन्वॉल्व इंडियाज यूज ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। तो ऑपरेशन जो सिंदूर है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पहलगाम जो अटैक हुआ था, जो पहलगाम अटैक हुआ तो उसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल का यूज़ किया गया था। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट बोला है। तीसरा, UAPA 1967 प्रोवाइड द स्टैचुरी बेसिस ऑफ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इन इंडिया। तो ये जो एक्ट है यहाँ पे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए शक्ति प्रदान करता है। चौथा, ऑपरेशन सिंदूर वाज कंडक्टेड इन असम टू स्टॉप रिवर बैंक इरोजन। तो ये स्टेटमेंट काफ़ी इनकरेक्ट लगेगी आपको अगर आपने थोड़ा सा भी जानकारी है। चौथा ऑप्शन आप एलिमिनेट करते हैं तो आपको यहाँ पे 1, 2, 3 है। 1, 2 आपको हर जगह लगभग कॉमन मिल रहा है, या 2 तो कॉमन है ही।
1 स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सही लग रहा है, तो यहाँ पर इसका 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट यहाँ पे जम रहा है, क्योंकि 1, 2, 3 एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यूएपीए जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जिसे कहा जाता है, जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो टेरर एक्टिविटीज़ हैं उन पर कंट्रोल लगाई जाए, और 1967 में लाया गया, बाद में इसमें अमेंडमेंट काफ़ी विवाद में भी रहा ये हाल में। तो यहाँ पर ये इसके संबंध में यहाँ पे करेक्ट है, और 1, 2 एंड 3 इसका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ए। आइए हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, विद द रेफरेंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल 2025। अब यहाँ पर हमको बताना है कि जो प्रदूषण संबंध में जो रूल्स बने 2025 उसमें क्या डेवलपमेंट हुई हैं। पहला, द रूल रिक्वायर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू सबमिट बाईएनुअल रिपोर्ट ऑन सस्पेक्टेड कंटामिनेशन साइट। यह बताता है कि जो एसपीसीबी होता है, जैसे अगर हम बात करें तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, उसी तरह स्टेट में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि 2 वर्ष में अब रिपोर्ट देगा यहाँ पर। तो इसे अनिवार्य कंपलसरी कर दिया गया, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, जिससे पोल्यूशन है उसको यहाँ पे कम किया जा सके। दूसरा, ये जो निगरानी किसकी होगी, सीपीसीबी द्वारा इसकी निगरानी की जाएगी। सीपीसीबी सेंट्रल लेवल पर होता है और एसपीसीबी स्टेट लेवल पर होता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। दूसरा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक्ट एज द मेन मॉनिटरिंग एजेंसी, तो ये मेन मॉनिटरिंग एजेंसी की तरह एक्ट करेगी, दैट इज एब्सोल्युटली राइट यहाँ पर। तीसरा, द रूल एक्सक्लूसिव एड्रेस एयर पोल्यूशन, तो ये रूल है एक्सक्लूसिव एयर पोल्यूशन को एड्रेस करेंगे, ठीक है। चौथा, दीज रूल सपोर्ट इंडियाज इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन अंडर द स्टॉकहोम एंड बेसल कन्वेंशन। अब अगर हम बात करें स्टॉकहोम बेसल जो बेसल कन्वेंशन है, वहाँ पर आप देखेंगे जो केमिकल्स हैं, इसके अलावा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी होते हैं, खासतौर पे ऐसे एलिमेंट जो इन्वायरमेंट को डिग्रेड करते हैं उनको कंट्रोल करने के संबंध में भारत ने साइन किए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो तीसरा स्टेटमेंट है केवल बात कर रहा है कि एयर पोल्यूशन की, बट ऐसा नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव जो पोल्यूशन कंट्रोल करने की यहाँ पे बात हो जाएगी, और इसलिए ये जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट कर दो तो केवल ए ऑप्शन बचता है 1, 2 एंड 4 ओनली। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज हम देखेंगे इसके बारे में। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करेगा विद द रेफरेंस ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। आज टाइगर डे है, 29 जुलाई है, और 29 जुलाई टाइगर डे के दिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टाइगर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्रोजेक्ट टाइगर जिसमें टाइगर को प्रोटेक्शन करने की बात होती है, जिसे 1973 में शुरू किया गया था, वही स्टेटमेंट यहाँ पे पहला है। It was launched 1973 from Jim Corbett National Park, Uttarakhand. That is absolutely right. Option number 2 बात करें, the main aim of Project Tiger was conservation of Bengal tiger through in situ efforts. तो इन सीटू एक्स सीटू तो 2 टाइप का कंजर्वेशन होता है। इन सीटू का मतलब ये होता है कि जहाँ पे जिस जीव का जन्म हुआ है, जहाँ पे रहता है, उसी में उसको प्रिजर्व करना। एक्स सीटू का मतलब होता है उसको वहाँ से ले जाना और एक ऐसी अच्छी कंडीशन में उसको रखना। तो इन सीटू मतलब कि अगर टाइगर जंगल में रहता है तो जंगल में ही उसकी सेफ्टी की जाए। तो यह भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। वर्तमान लगभग 54 के आसपास टाइगर रिजर्व अभी आपको देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एमपी में टाइगर की संख्या भी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद कर्नाटका में सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं। तो बहुत सारे फैक्ट इसके बनते हैं। अगर हम बात करें द मेन एम प्रोजेक्ट टाइगर वॉच कंजर्वेशन ऑफ बंगाल टाइगर थ्रू इन सीटू एफर्ट्स। तीसरा, प्रोजेक्ट टाइगर प्रोवाइड 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग इन ऑल इंडियन स्टेट। क्या ऐसी बात है? देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर यहाँ पे क्या करते हैं, फंड करते हैं। सेंटर दोनों मिलके है ना, दोनों के लिए एनवायरनमेंट और पर्यावरण जरूरी है, इसलिए यहाँ पर दोनों ही यहाँ पे फंड करते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा उसमें ऑप्शन 3 तो नहीं होगा। तीसरा अगर आप एलिमिनेट करते हैं तो भी आपको यहाँ पे 1, 2 एंड 4 मिल जाता है। इसके अलावा जो इस पूरे प्रोजेक्ट होता है उसको मेजर करती है, उसको रखरखाव करती है वो कौन सी एजेंसी? NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन जो अथॉरिटी होती है इस पूरे प्रोजेक्ट को मेजर करती है, पूरे प्रोजेक्ट का ध्यान रखती है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे चौथा एकदम करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 एंड 4 अगर करेक्ट हो जाता है तो सही आंसर क्या हो जाता है? ए। आज जो भी करंट अफेयर MCQ तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ की हमने चर्चा की है, इसी तरह से ये चर्चा हम डेली जारी रखेंगे UPSC 26 में, जिससे आप UPSC को टारगेट कर पाएँ 10 से 15 मिनट में सारे MCQs कर पाएँ। तो आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।